अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहन भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक दलित वोट बैंक के बारे में, क्योंकि इन दिनों चर्चा काफ़ी गर्म है और राष्ट्रपति जी के दौरे और उसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के बाद ये चर्चा और तेज हो चुकी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक एक बेहद निर्णायक वोट बैंक है, एक मजबूत और एक बेहद ताकतवर कम्युनिटी जो राजनीतिक तौर पर नॉर्थ इंडिया के बाकी राज्यों के मुकाबले दलित कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत, पॉलिटिकली अवेयर, सोशली अवेयर है। यह मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे हालात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित समाज जागृत समाज है, यह एक सशक्त समाज है, यह एक एम्पावर्ड समाज है जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना जानता है, जिसको अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में उतना ज्ञान है जितना पिछड़ा और अगड़े जाति के लोगों को है। उसका कारण है उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार होने के बाद उत्तर प्रदेश का दलित एम्पावर्ड हुआ है। उसको जॉब्स मिली हैं, उसको सामाजिक स्वीकार्यता मिली है, उसको राजनीतिक ताकत मिली है और उसको भी सत्ता मिली है। सत्ता होने से क्या सामाजिक बदलाव आते हैं, इसको देखा है उत्तर प्रदेश के दलित समाज ने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं किसी भी डिबेट पे या फोरम पे कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश का दलित राजनीतिक तौर पर जागृत है, सामाजिक तौर पर जागृत है, संवैधानिक तौर पर ज्यादा मजबूत है, हक और हुकूक की लड़ाई दूसरे राज्यों के अपने भाई बहनों के मुकाबले ज्यादा मजबूती से लड़ता है। यह वोट बैंक एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे कांशीराम की दशकों की मेहनत और समाज को जोड़ने का उनका प्रयास, राजनीति में प्रयोग और सत्ता तक पहुंचना। वो हमेशा कहते थे कि सत्ता ही सामाजिक बदलाव लाएगी। यह डिबेट प्रारंभ करने से पहले मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि हम ये समझ सकें कि दलित वोट बैंक एक जगा हुआ समाज है। यह किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। इसको अपने हक, अपने अधिकार, अपनी सामाजिक स्थिति का भरपूर एहसास है। 22% वोट शेयर उत्तर प्रदेश के भीतर इस समाज का है, 22%। और वो भी इसलिए 22%, वैसे माना 24% जाता है, लेकिन लोग इसको सामाजिक स्वीकार्यता 22% की है। 85 रिजर्व सीटें, 85 रिजर्व सीटें उत्तर प्रदेश में असेंबली में हैं। आज हम इस सब लिए बात करने के लिए एकत्र हुए कि आज उत्तर प्रदेश सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति महोदय से डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कराया। चर्चा यहां से छिड़ पड़ी और इसके पहले मायावती भी 2-3 बार इस मुद्दे को उठा चुकी। आपको याद होगा कि मायावती की हुकूमत थी जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं था जहां पर उन्होंने बाबा साहब या फिर दलित समाज के, बहुजन समाज के नायकों के बारे में उनकी शानदार मूर्तियां, शानदार पार्क और शानदार स्मारक विकसित किए हैं, जो आज भी लखनऊ में एयरपोर्ट से लेकर गोमती नगर के बीच आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब अंबेडकर पार्क पहली बार बना था गोमती नगर लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पैसे के दुरुपयोग का स्मारक कहा था। तब उस स्मारक की लागत करीब 100 करोड़ आई थी। तब यह कहा जा रहा था कि इस 100 करोड़ की लागत से कितनी फैक्ट्रियां खुल सकती थी, कितनों को रोजगार मिल सकता था। आज भारतीय जनता पार्टी खुद करोड़ों की लागत से बाबा साहब का स्मारक बनवा रही है। तो दलित याद आए क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए। जब जब चुनाव नजदीक आता है, इस बेहद ताकतवर वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिशें होती हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं,
बिना राजनीतिक वजह के कोई कार्यक्रम नहीं होते और बिना सियासी लाभ के राजनेता कभी कोई चाल नहीं चलते हैं। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप अपनी समझ को दायरा बढ़ाइए। आप याद करिए कि इस वर्ष के प्रारंभ में वाराणसी के भीतर क्या हुआ था, संत रविदास जी के मंदिर में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब वहां पर शीश झुकाने पहुंचे थे। कारण राजनीतिक है, कारण इस वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो ये वोट बैंक दरअसल किसके साथ है? अगर 2017 का हम चुनाव माने पैमाना और एक मानदंड माने, 85 में से 69 सीटें 69 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी और उनका इन सीटों पर वोट शेयर 39.8 यानी करीब 40% था। और जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो इन 85 में से 58 सीटें जीतकर आई थी समाजवादी पार्टी। बीएसपी इन सीटों पर पीछे है। लेकिन आप इन सीटों की बात अलग कर दीजिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करिए। गिरी से गिरी हालत में किसी की भी लहर हो, किसी की भी सुनामी हो, बहुजन समाज पार्टी को 16 से 20%, 18% का वोट शेयर उनका इंटैक्ट है। यानी उतना वोट मायावती के पास है, चाहे वो किसी की सुनामी हो, चाहे किसी की लहर हो और चाहे कुछ भी हो। मैंने कई चुनावों का अध्ययन किया है। हर चुनाव में मायावती का वोट शेयर जनरल इलेक्शंस में, चाहे वो असेंबली के हों या पार्लियामेंट के हों, कभी 18%, कभी 19%, कभी 17% के आसपास रहता है। यानी इतना वोट शेयर उनके पास इंटैक्ट है। अगर इसमें कोई बड़ी जातियां जुड़ जाती हैं, वोट परसेंटेज बढ़ जाता तो वो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं। ये नंबर ऑफ सीट इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि और कोई जाति उसमें ऐड ऑन नहीं हुई, इस कारण उनको पीछे रहना पड़ा। तो अब ये जो बाबा साहब सांस्कृतिक केंद्र भारतीय जनता पार्टी खोलने जा रही है, इसका क्या लाभ है? अब दलित समाज बीजेपी से 4.5 साल की हुकूमत के पश्चात ये जानना चाहता है कि व्हाट यू हैव डन फॉर अस, आपने हमारे समाज के लिए क्या किया। अब भारतीय जनता पार्टी को बताने का वक्त है, यह शिलान्यास का वक्त नहीं है। शिलान्यास यानी अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, आपकी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अब आप शिलान्यास कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत को और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने दलित समाज का वोट तो बम्पर लिया, बट उन्होंने इस समाज को दिया क्या? क्या कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया? क्या प्रदेश अध्यक्ष दिया? मंत्रिपरिषद में इतनी कम हिस्सेदारी क्यों दी? और आज भी मैं दावे से कहता हूं कि आप 75 जिलों में डीएम और एसपी, आईजी, डीआईजी और एडीजी, कमिश्नर चेक कर लें, आपको नाम मात्र की इनकी हिस्सेदारी मिलेगी, 1 या 2, इससे अधिक नहीं मिलेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के अधिकारियों को, आईएएस पीसीएस अफसरों को तैनाती नहीं दी जाती है, उनको अहम तैनातियों से वंचित किया जाता है। आप उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों की संख्या देख लीजिए, मुश्किल से 2 या 3 जिलाधिकारी शेड्यूल्ड कास्ट समाज से आपको मिलेंगे। यही हाल एसपी का है और यही हाल आईजी, डीआईजी, एडीजी और कमिश्नर का है। और इससे भी बुरी हालत शासन स्तर पर है, जहां प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों को किनारे लगा दिया गया। इस समाज के एसटी समाज के कुछ अफसरों को जरूर एडजस्ट किया गया, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट समाज के अफसरों को किनारे लगा दिया गया। यही हाल पिछड़ा समाज के अफसरों को है। तो सत्ता में, शासन में इनको हिस्सेदारी से आप वंचित क्यों करते हैं? वोट लेते समय आप इन्हें हिंदू बताते हैं, जाति का बंधन तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, यह बीएसपी के अलावा बाकी दलों के लिए भी सवाल है कि सत्ता में हिस्सेदारी देते समय आपको रोना क्यों आने लगता है? इस समाज के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को आप हाशिए पर क्यों लगा देते हैं? इस समाज के विधायक, सांसद और मंत्रियों को आप इतनी उपेक्षा क्यों करते हैं? यह बात सिर्फ बीजेपी पर ही लागू नहीं होती है, अधिकांश पार्टियों पर लागू होती है। क्या इस समाज में मेरिट के बेहतरीन अफसरों की कोई कमी है क्या? आपके अगड़े और पिछड़े समाज के जिन अफसरों को आप गले लगाकर घूमते हैं, हो सकता है कि ये उनसे ज्यादा काबिल हों, योग्य हों, आप इन्हें मौका दीजिए, लेकिन इन्हें मौका नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश का नियुक्ति विभाग हो या गृह विभाग हो, शेड्यूल्ड कास्ट अफसरों की एक अलग से फाइल बनती है और उनकी तैनातियां ना हो, ये इंश्योर किया जाता है।
और अगर हो भी तो मजबूरी में, सिर्फ नोशनल दिखाने के लिए, वरना डेटा सार्वजनिक किए जाएं और बताए जाएं कि उत्तर प्रदेश में कितने कलेक्टर शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कितने एसपी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कितने प्रमुख सचिव शेड्यूल्ड कास्ट हैं, मुझे बताया जाए। मुख्यमंत्री के सचिवालय में कितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, एडीजी डीजी स्तर के अफसर कितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, विशेष सचिव सचिव कितने हैं, कमिश्नर कितने हैं। और ऐसा नहीं है कि समाज के अफसर नहीं हैं, वो लाइन हाजिर हैं, सचिवालय में किसी कोने में पड़े हुए। ये हाल तो इनके समाज के अग्रणी नौकरशाहों का है। तो आप समझिए कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा, इंजीनियर बिरादरी में क्या होगा, चिकित्सकीय व्यवस्था में क्या होगा, शासन के दूसरे तंत्र दूसरे डिपार्टमेंट में इस समाज के लोगों का क्या हाल है। अब ये एक बात खुलकर चर्चा करने का वक्त है, क्योंकि इस 22% ने तो आपको झूम कर वोट दिया, लेकिन आपने इसको झूम कर लौटाया क्यों नहीं, बड़ा प्रश्न है। इस समाज के नाम पर कुछ भरे पेट के लोग, जो पूर्ववर्ती सरकारों में भी मलाई खाई, इस सरकार में भी वो जमकर मलाई काट रहे हैं। बहुत से ऐसे इतना पेट भर गया है कि उनको राज्यसभा तक भेज दिया गया। लेकिन आम दलित, जो दलितों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो इस समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो इस समाज के लिए खून और पसीना बहा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं इस समाज के, तो उस समाज के लोगों को हिस्सा क्यों नहीं मिला। यह समाज अब अपना अधिकार चाहता है, दलित समाज अपने हक और हुकूक की लड़ाई चाहता है। तो क्या मायावती इस हक और हुकूक की लड़ाई को लीड करने की स्थिति में है? अभी जवाब असमंजस भरा है। एक नया फैक्टर चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर आजाद के रूप में सामने आया, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी भी उनका नाम है। क्या ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी का विकल्प हो सकती है? अभी के लिए जवाब है नहीं, क्योंकि ये पार्टी अभी और चंद्रशेखर का प्रभाव राजनीतिक तौर पर अभी कुछ जिलों तक सीमित है। वो अपनी पार्टी का संगठन और दायरा अभी सेंट्रल उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, बुंदेलखंड की तरफ नहीं बढ़ा पाए, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के आसपास तक सीमित है। क्या ये मायावती को नुकसान पहुंचा पाएंगे, और क्या इस बार मायावती कोई करिश्मा कर पाएंगी? दलित वोट क्या बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगा जो 17 में था, या फिर सपा बसपा गठबंधन का स्वाद लग गया है दलित वोटर्स को और वो समाजवादी पार्टी को विकल्प चुनेगा, या फिर ये प्रियंका गांधी का दामन थामेगा? इस बार मसला आसान नहीं है। इस बार जवाब देना पड़ेगा कि वोट तो लिया, दिया क्या। अब चुनाव आए तो अंबेडकर साहब याद आए। कुछ बयान सुने। बाबा साहब का ये 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था, और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। इस प्रकार के विरोध का कोई औचित्य नहीं है, इसका स्वागत करना चाहिए। भाजपा का मन काला है, विचार काला है। अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने से वो लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। अंबेडकर लोगों के दिलों में है, विश्वास है, भावनाएं हैं। अंबेडकर जी संविधान के रचयिता हैं, और मैं समझता हूं कि संविधान को मानना ही अंबेडकर जी को मानना है, और जो पार्टी संविधान को ही नहीं मानती वो अंबेडकर जी को नहीं मान सकती। चुनावी मौसम में ही सही कुछ भारतीय जनता पार्टी वालों को याद आई। वैसे तो ये समय जो है उद्घाटन करने का है, लेकिन चलती बेला में अगर वो कुछ शिलान्यास भी कर जाते हैं तो चलो अच्छी बात है। ये मूर्ति लगाने से नहीं होगा, उनके विचारों को तो माने, उनके संविधान को तो मानबे नहीं करते हैं। तो ये मूर्ति लगा के खाली वोट दिखाई दे रहा है कि 22% वोट शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का, मूर्ति लगा देंगे, दे देंगे। बता देंगे दवा पारी लोग के बहुत चालाक हैं। तो आज की डिबेट में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान शिरकत कर रहे हैं। ओपी मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, लालजी प्रसाद निर्मल जी को मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया है, अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष भी हैं। और मेरे साथ विशाल आनंद गिहार साहब मौजूद हैं, मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुजन समाज के चिंतक भी हैं। धर्मवीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। बीरेन्द्र सिंह जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ओपी मिश्रा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद आप डिबेट का हिस्सा बने, अतिरिक्त स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने
एक सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास राष्ट्रपति जी से कराया। आरोप ये लग रहे हैं कि आपने इस समाज का वोट तो बड़े पैमाने पर लिया, लेकिन इस समाज को बदले में कुछ दिया नहीं सिवाय उपेक्षा के। अब आपको वोट लेना है, इसलिए आप दोबारा इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए विजय जी, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज जो डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर पे जो स्मारक से जो सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन हुआ है, इससे राजनीति का कोई संबंध नहीं। ये पूर्णतया सांस्कृतिक केंद्र है जहाँ पे शोध, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा स्थापित चीज़ों का वहाँ रखा जाएगा, शोध किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा और उनके दिए गए संदेश को आत्मसात करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और वहाँ एक 750 लोगों की कैपेसिटी के लिए ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। ये पूर्णतया सांस्कृतिक केंद्र होगा, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि हम दलितों के वोट बैंक को के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये पूर्णतया निराधार है। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को वोट बैंक के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमने उनका सम्मान किया और जिस तरह पंडित दीनदयाल जी का उद्देश्य था कि भारत के जो कतार के आखिरी व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे, वो दलितों को हमने पहुंचाने का काम किया है। वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, शौचालय हो, वो चाहे आवास योजना हो या विभिन्न जो सरकार की योजनाएं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य रहा है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम देखिए, कोई जाति और धर्म आधारित सरकार नहीं चलाते, ना वो उत्तर प्रदेश में ना वो केंद्र में। हम पूर्णतया देश की जनता की सरकार करते, लेकिन विभिन्न वर्गों को समायोजन करके उनका ख्याल रखिए। और सुची विश्वास जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुकी हैं। ख्याल रखिए, उनके लिए विकास के कार्यक्रम हम चलाते हैं और निश्चित रूप से दलितों तो आप मुझे बताइए, दलित को ओपी मिश्रा जी, आप मुझे बताइए कि कितने कलेक्टर शेड्यूल्ड कास्ट समाज से हैं? आप बता दीजिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। अब देखिए, संख्या तो मुझे आज नहीं पता है कि कितने कलेक्टर हैं। ये आप जातिगत आप इस तरह की कलेक्टर की आप संख्या रखे होंगे, ये मैं बिल्कुल कहता हूं। प्रमुख सचिव कितने आपने लगाए हैं शेड्यूल्ड कास्ट समाज से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसे जाति के आधार पे प्रमुख सचिव कि इतने जाति के इतने होंगे, इतने जाति के ब्राह्मण इतने होंगे, ठाकुर इतने होंगे और दलित इतने होंगे, ऐसा कोई। तो भाई सारी काबिलियत क्या अपर कास्ट के लोगों में ही है और नीचे के कास्ट के लोगों के पास कोई काबिलियत नहीं है कि आप उनको प्रमुख सचिव, कमिश्नर, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी नहीं बनाएंगे? नहीं है, ऐसी कोई नियमावली नहीं है कि हम जात के आधार पे किसी को हम कहीं पोस्टिंग देंगे, प्रमुख सचिव बनाएंगे, इतने इसमें आरक्षण देंगे, उसमें उतने हम आरक्षण भाई देंगे। 75 में से 3 मिलियन शेड्यूल्ड कास्ट से बाकी, क्या इतना कम परसेंटेज? ये जस्टिफाई होती है? नहीं, इसमें देखिए, इसमें किसी जस्टिफिकेशन की बात नहीं है। सिर्फ एक प्रमुख सचिव आपने शासन में शेड्यूल्ड कास्ट समाज से लिया, बाकियों को आपने उपेक्षित, तिरस्कृत कर रखा। देखिए, उपेक्षित कोई नहीं है, सबको अपना अपना काम मिला हुआ है, सब लोग कहीं ना कहीं पोस्टिंग है और सब सरकार की सेवा कर रहे हैं किसी न किसी रूप से। इसको उपेक्षित करना, इसको उपेक्षित कहना नहीं, मैं हक और हुकूक की बात कर रहा हूं। ओपी मिश्रा जी, ये समाज जवाब चाहता है, आप गुस्सा ना करें, इनके सवालों का जवाब दें। गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। आपको बिल्कुल हक है हर सवाल पूछने का और मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको वही बता दूं कि इसमें कोई आरक्षण की नियमावली नहीं है कि हमारे प्रमुख सचिव इतने होंगे, डीएम इतने होंगे, एसपी उतने। तो क्या इस बात की कोई नियमावली है तो मुझे बताई जाए कि सब क्या अपर कास्ट के ही डीएम, एसपी, कमिश्नर, प्रमुख सचिव, आईजी, एडीजी, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे? नहीं, सभी आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में कौन उनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी तक वर्गों का समायोजन से सरकार चलती है। भाई, जब जाति के अधिकारियों को आप रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दोगे। नहीं, हम किसी जाति विशेष को, ऐसा कोई वर्ग को बढ़ाने के लिए सरकार नहीं काम करे कि हम किसी अग्रणी जाति। तो भाई, एक जाति को आप दबाओ भी मत ना। सभी जातियों का समायोजन से सरकार चलती है। ब्रजेश जी, आप भी जानते हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि सभी जातियों के समायोजन से, और जो लोग जहां पे हैं, सरकार ने उनकी नियुक्ति करी है। जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा नियुक्तियां की जाएंगी, जहां सरकार को जरूरत पड़ेगी, जहां से सरकार सुचारू रूप से चल रही है। शुक्रिया आपका। लेकिन हम जाति, धर्म, वर्ग विशेष के नाम पे कोई कार्य नहीं करते, ये आपको स्पष्ट। ऑलराइट, राजपाल कश्यप जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी। राजपाल जी, स्वागत आपका।
अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों एक ऐलान किया था कि वो बाबा साहब वाहिनी का गठन करेंगे। आप भी दलितों के हितों की बड़ी चर्चा करते हैं, बड़ा वो दिखाते हैं, लेकिन आज तक वो वाहिनी भी गठित नहीं किया आपने। आप किस हक से जाएंगे वोट मांगने? देखिए ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पे बहस रखी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो सदैव दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्गों की आवाज़ बनती रही है और लगातार चाहे राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश से लेकर माननीय मुलायम सिंह से लेकर माननीय अखिलेश यादव तक लगातार दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे। चाहे पंचायतों में आरक्षण रहा हो, ये सब व्यवस्थाएं लागू करने का काम किया। साथ ही साथ में ये आपने पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि कितने कलेक्टर अनुसूचित जात के हैं, कितने प्रमुख सचिव हैं, कितने मुख्यमंत्री कार्यालय में हैं। और एक चीज और है, अभी इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी भर्ती किए हैं सेंट्रल में, तो उसमें बता दें कितने हैं अनुसूचित जात के, कितने बैकवर्ड बिरादरी के हैं। आप इनका छोड़िए, पहले अपना बताइए कि अब तक बाबा साहब वाहिनी का गठन क्यों नहीं किया आपने बाबा साहब वाहिनी का गठन क्यों नहीं किया? आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वायदा किया था। नहीं, बाबा साहब वाहिनी का गठन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, वो भी गठन जल्दी हो जाएगा। और बाबा साहब के जो बनाए हुए संविधान पे हमारी पार्टी चलती है। इनके ये तो संविधान की बीजेपी धज्जियां उड़ा रही, आपने नहीं देखा। मैं अपने जनपद में एक दलित बिरादरी की मुन्नी देवी गौतम को चुनाव लड़ा रही समाजवादी पार्टी, तो उसके प्रस्तावकों को सताया जा रहा, उनके जो प्रस्तावक या नामांकन, तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, लोकतंत्र की हत्या की जा रही। आज राष्ट्रपति जी ने एक किताब दी मुख्यमंत्री को कि लोकतंत्र के स्वर, तो लोकतंत्र के स्वर कहां है? न गवर्नर बोल रहे, न राष्ट्रपति बोल रहे, न मुख्यमंत्री। पूरी लोकतंत्र की हत्या तहस नहस। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में जंगल राज, मैं जरा पॉलिटिकल लोगों से रिएक्शन ले लूं, लिखे जा रहे हैं। लालजी प्रसाद जी के पास चलूंगा और उनसे बड़ी लंबी चर्चा मुझे करनी है। मेरे साथ धर्मवीर चौधरी जी जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत आपका। मुझे याद है कि जब 100 करोड़ की लागत से गोमती नगर में पार्क बना था लखनऊ में, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कलराज मिश्रा की अगुवाई में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था कि ये पैसे के दुरुपयोग है और बड़ा ही बर्बादी हो रही है। आज वही बीजेपी सांस्कृतिक केंद्र बनवा रही है बाबा साहब का। आपको कैसा महसूस हो रहा है? ब्रजेश जी, बाबा साहब के सांस्कृतिक केंद्र के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी नहीं है, लेकिन इनके दोहरे चरित्र को जानने के लिए आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा ब्रजेश जी। जब 1989 में माननीय बीपी सिंह जी की सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी के मात्र 3 सांसद थे, तब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और मान्यवर काशीराम साहब ने जब बाबा साहब को भारत रत्न के लिए देवीलाल जी के सहयोग से बीपी सिंह जी से बात की थी और ये निर्णय हुआ कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, तब बीपी सिंह की अगुवाई में भारत रत्न बाबा साहब को मिला और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई आदरणीय बहन जी के और मान्यवर साहब के सहयोग से। तब उस सरकार को बीजेपी की सरकार बाहर से समर्थन दे रही थी। जैसे ही बाबा साहब के भारत रत्न की घोषणा हुई और मंडल आयोग की पहला राउंड है प्लीज, ओपी मिश्रा जी, पहला राउंड है, नो इंटरप्शन प्लीज। उस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, तो ये दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं, ये पिछड़ों के कितने बड़े हितैषी हैं, ये बाबा साहब के कितने बड़े हितैषी हैं, ये पूरा देश जानता है। आज ये सांस्कृतिक केंद्र की शिलान्यास करा रहे हैं। बिल्कुल ओपी मिश्रा जी, मैं टाइम दूंगा, आप पूरा जवाब दीजिए। के पैर धोए थे और ये नाटक किया था, ये कोरी नाटकबाजी। आज प्रदेश में 4.5 साल में 50,000 से ज्यादा मुकदमे दलितों के ऊपर दर्ज हैं, बहन बेटियों के ऊपर दर्ज हैं। ये किस मुंह से बाबा साहब के उस सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करा रहे हैं? पर आप किस मुंह से इनका विरोध कर रहे हैं जब ये आरोप लग रहा है कि बहन जी बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही हैं और जितने भी उनके स्टेटमेंट आते हैं बीजेपी की तरफ से आते हैं? एक सेकंड ओपी मिश्रा जी छोड़ दीजिए, ये प्रेस की उड़ाई हुई एक अफवाह है और माननीय बहन जी ने बार-बार ओपी मिश्रा जी प्लीज पहले राउंड में मत टोका टाकी अपने ट्वीट के माध्यम से
लगातार इस देश की और प्रदेश की जनता को अवगत कराने का काम किया है कि हम इन मनुवादियों के झांसे में न आए हैं और न आएंगे। ये दलित समाज के लोग, ये उपेक्षित लोग, ये दबे कुचले लोग अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। थैंक यू। सुची विश्वास जी मेरे साथ मौजूद है। सुची जी, आप मुझे बताइए कि चुनाव आते ही हमारा दलित भाई बहन क्यों याद आता है इन पॉलिटिशियंस को? भाई 4.5 साल की हुकूमत बीत गई, मैं तो आपसे इतना पूछ रहा हूँ कितने मंत्री बनाए, डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया, कलेक्टर कितने बनाए, एसपी कितने बनाए, इसका कोई जवाब नहीं। दलितों के उत्थान के लिए क्या किया, इसका कोई जवाब नहीं। जवाब तो पूछा जाएगा ना। 69 सीट जीते हैं 85 में से। आप जो आपने आंकड़े बताए या जिन चीजों का आपने जिक्र किया, ओपी मिश्रा जी आराम से, मैं पूरा टाइम दूंगा, अब तसल्ली सर। ये तो बहुत उच्च पदस्थ और उच्च व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं। जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मियों का पैर धोने लगते हैं, और जब राजस्थान में चुनाव आता है तो पता चलता है कि हनुमान जी की जाति दलित है। बट वही मुख्यमंत्री जी जब प्रतापगढ़ में मुसहरों के यहाँ विजिट करते हैं तो साबुन, तेल और शैम्पू और घड़ी और लाइफ बॉय उन लोगों को पहले से दिया जाता है। तो जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई वो अब संविधान के निर्माता का अध्ययन करने के लिए स्मारक बना रहे हैं, तो ये तो वैसे ही हास्यास्पद है। लेकिन बना सकते हैं, अगर नाथूराम गोडसे के लिए पाठशाला बना सकते हैं तो ये अपने छल और प्रपंच को डेकोरेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या स्थिति है आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, सचिवालय और मशीनरी में, ये अलग विषय है। एनसीआरबी का डेटा जरूर देखें कि 45,939 मुकदमों में 11,835 मुकदमे के साथ उत्तर प्रदेश एससी कम्युनिटी पर एट्रियोसिटीज को लेकर टॉप पर है। तो जो मुकदमे उनके दर्ज नहीं होते हैं, दर्ज हो गए हैं तो पेंडिंग है। और ताजा तरीन आप हाथरस की दलित बेटी जिसको रात को 2:30 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया, और तमाम आपके चैनल की एक पत्रकारा ने भी बहुत कवर किया, तो उसको जो ठाकुरवाद का आरोप भी लगा और लास्ट तक उस कलेक्टर को हटाया नहीं गया। तो जो मनुवादी सिद्धांतों के पोषक हैं वो चुनाव जीतने के लिए और क्या पॉलिसीज को अपनाएंगे? जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को अपने सिर पे रखा, जिन्होंने समाज को बांटने का कोई भी तरीका जाया नहीं किया, उनसे इनके हितों की आशा करना। आज ही देखिए जी, मैं लालजी प्रसाद निर्मल जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। लालजी प्रसाद निर्मल जी दलित समाज के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, अपना पूरा जीवन इन्होंने इस समाज के उत्थान के लिए दिया है, और अब अंबेडकर महासभा के भी अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष में। निर्मल साहब, बहुत स्वागत आपका। मैं आज आपको एक चिंतक के तौर पर आज मैंने आमंत्रित किया है, और मैं आपको इस समाज की जो तकलीफ़ें हैं, इस समाज को जो मिलना चाहिए सरकारों में हिस्सा, इस समाज को जो नौकरशाही में हिस्सा मिलना चाहिए, विधायिका में हिस्सा मिलना चाहिए, सामाजिक स्थिति में हिस्सा मिलना चाहिए, मैं उसको लेकर तमाम गंभीर प्रश्न खड़े हुए। आप उस तरफ खड़े होकर क्या महसूस करते हैं कि क्या ये वाकई में डिलीवर हुआ या नहीं हुआ? ब्रजेश जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या जो मुद्दे मैंने उठाए वो मुद्दे गलत हैं? अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा हमारे कुछ साथियों ने किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितना सम्मान दिया गया। ब्रजेश जी, आपको याद होगा पिछले वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन वाला जिस आवास में रह कर के उन्होंने पढ़ाई की थी, वह 40 करोड़ रुपए में नीलाम हो रहा था। कोई मायावती आगे नहीं आई। देश के दलित चिंतित थे, अंबेडकरवादी चिंतित थे। कोई अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव नहीं बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आए, महाराष्ट्र की सरकार के संस्कृत मंत्री को लंदन भेजा और 40 करोड़ रुपए में उसे क्रय करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेमोरियल वहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर तमाम जगहों से लोग उस मेमोरियल को देखने जाते हैं। अभी अंबेडकर विरोध की बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर की विरोधी है। अंबेडकर का जितना सम्मान, जैसा कि मैंने देखा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने किया है, राजनीति में जो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को दिया है, उसको मैंने जिया है और देखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली,
जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल हुआ था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और अंबेडकर वादियों को बड़ी तकलीफ थी कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। उस समय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने बहुत विस्तार में चले गए, हमको यूपी की स्थिति पर चर्चा करनी है। मैं बता रहा हूं कि वहां पर भी एक मेमोरियल बना है, बहुत ही भव्य मेमोरियल बना है। क्या सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में है, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताइए कितने कलेक्टर हैं? दलितों को राजनीतिक भागीदारी दी। सर कितने कलेक्टर हैं? समाजवादी पार्टी ने कितने कलेक्टर हैं? प्लीज सुनिए, आप बात घुमाइए नहीं। अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं उस पे। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया, समाजवादी पार्टी ने एक भी एमएलसी कभी नहीं बनाया दलित समाज से। राज्यसभा में भेजा और एक नहीं कई लोगों को भेजा। राज्यपाल बनाए, आपके उत्तराखंड में राज्यपाल बनाए, हरियाणा में राज्यपाल दलित समाज का बनाया। सर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करिए सर, आज आप इंटरनेशनल हो रहे हैं। नहीं, मैं इंटरनेशनल नहीं सर, आप प्रदेश की स्थिति पे चर्चा करिए, अभी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अभी हमारे दलित समाज से कौन कितने ताकतवर मंत्री समाजवादी पार्टी के दोस्त बोल रहे थे। सर छोड़िए सपा को, मैं तो केवल आपसे मैं ये कह रहा हूं कि चिंता करने के लिए बुलाया हूं। दलितों को प्यार किसने दिया, दलितों को भागीदारी किसने दी? आप देख रहे हैं। आप सर ये कितना प्यार और भागीदारी है कि हाथरस में 2 बजे रात में पेट्रोल डालकर किसी की लाश जला दी जाए। में देखिए कार्रवाई सर आप तब भी खामोश थे। ब्रजेश जी मैं और आपके ऊपर इस समाज का बहुत बड़ा कर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। ब्रजेश जी आपने कहा था, मुझे याद है कि आप प्रदेश में कहीं भी जाइए, दलितों की बस्ती में जाइए। मैंने आपकी बात मानी और प्रदेश के किसी भी जिले में जाता हूं तो एक दलित बस्ती में जरूर जाता हूं जी। मैंने मुसहरों की बस्ती में देखा, थारुओं की बस्ती में देखा, दलित समाज की विभिन्न जातियों की बस्तियों में देखा। जिनके पास आवास नहीं थे आज उनके पक्के मकान हैं। मैं केवल रिजर्वेशन की वकालत नहीं करता हूं, मैं शेष जो दलित समाज है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज उनके पक्के मकान मानते हैं कि समाज का काफी उत्थान हुआ इन साढ़े 4 साल। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको, उनके पास गैस सिलेंडर है। कौन से लोग थे जिनके घरों में शौचालय नहीं थे? वो दलित समाज के ही लोग तो थे। किनके पास सर क्या आपके पास एक भी काबिल अफसर नहीं है जिसको आप प्रमुख सचिव बना? अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल प्रमुख सचिव हैं। आप क्यों नहीं कलेक्टर बनाते हो? आपने कभी सरकार से कहा कि हमारे समाज के लोगों को कलेक्टर क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे समाज के लोगों को एसपी क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे समाज के लोगों को इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों नहीं बना रहे हो? इंजीनियर इन चीफ क्यों नहीं बना रहे हो? डीजीपी क्यों नहीं बना रहे हो? आपने पूछा कभी? कमिश्नर क्यों नहीं बना रहे हो आप? मुझे बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। आपके प्रदेश सचिवालय में तमाम। अरे सर किसका नाम बताओ सर, चलो नाम बताओ। आप तो सचिवालय में रह चुके हो, बताओ आप मुझे। मुख्यमंत्री के यहाँ कितने लोग हैं? चीफ सेक्रेटरी के यहाँ कितने लोग हैं? इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के हैंडलिंग कितने लोग कर रहे हैं? बिल्कुल हैं, चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ अफसर ही हैं, प्रमुख सचिव समाज कल्याण है और भी संस्कृत के प्रमुख सचिव हैं सब। सर एसटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को आपने लिया और संस्कृति विभाग कोई विभाग है सर? मैं जातीय चिन्हांकन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते हैं सर? सुनिए मैं ब्रजेश, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। सुनिए मैं तो पहले वाले लालजी प्रसाद निर्मल को जानता हूँ जो मुखर होकर लड़ते थे। मैं वही कह रहा हूँ। आज आप लड़ नहीं रहे हो सर। आज आपकी भूमिका में मुझे आना पड़ रहा है। नहीं देखिए, मैं ब्रजेश जी मैंने देखा है और मैंने जिया है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को जितनी भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। थैंक यू सर। मैं जरा विशाल आनंद गिहार जी को जोड़ना चाहता हूँ। उतना भारत की राजनीति में किसी ने नहीं किया सर, बहुत बहुत। और समाजवादी पार्टी तो जिस दिन सत्ता में आई थी पूरे प्रदेश के दलितों को चिन्हित करके उनके पदों से हटा दिया था। थैंक यू। ओके विशाल आनंद जी, आप मुझे बताइए कि जब दलितों का वोट लेना होता है तो सारे एजेंडे, सारे मुद्दे खुल जाते हैं, लेकिन जब इनको हक, हुकूक और अधिकार की बात की जाती है तो उसका कोई साफ जवाब नहीं है। मैं अपनी डिबेट के प्रारंभ में अब तक 30 मिनट बीत चुके हैं और मैं सबसे ही सवाल कर चुका हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। ब्रजेश जी, अभी आपने कहा कि लालजी प्रसाद निर्मल जी को मैं जोड़ रहा हूं, एक वरिष्ठ दलित चिंतक हैं जी, और उनको दलित चिंतक के रूप में जोड़ रहा हूं। लेकिन मैंने जितनी देर अभी उनको सुना, ये दलित चिंतक नहीं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते रहे। आश्चर्य की बात देखिए, एक दलित चिंतक जिसको सदियों से आपने कहा कि दलित समाज के इनके ऊपर कर्ज है,
वो एक स्पोक्स पर्सन, एक पार्टी स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि आज ये राज्य मंत्री उसी सरकार में है। यही एक मलाई है जो दलितों के आगे हमेशा परोस दी जाती है, उनके नेताओं को काट लिया जाता है। आज इसीलिए दलित शांत है, क्योंकि वो इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वो अपने हक हुकूक के लिए 2022 के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। वो इस बार किसी लहर में फंसने वाला नहीं है। दलित को इनको ये बताना है। देखिए, अब इन्होंने कहा कि आप लंदन में देखिए हमने मेमोरियल, जब आपने लंदन में 40 करोड़ का बाबा साहब का मेमोरियल खोज लिया था, उसको खरीद लिया था, तो क्या आवश्यकता थी इस स्मारक की, इस सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास की क्या आवश्यकता थी? जब आप लंदन में स्थापित कर चुके थे तो इस सांस्कृतिक केंद्र की लखनऊ में क्या आवश्यकता थी? आप देखिए जो बहुजन समाज पार्टी के समय में बने हुए स्मारक हैं, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, जीर्ण शीर्ण स्थिति हो चुकी है। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए काशीराम इको गार्डन, आलमबाग स्थित काशीराम इको गार्डन से गेट और स्मृति चिन्ह चोरी हो रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति आलमबाग के नहर चौराहे पे जो लगी हुई है, उसके आसपास की रेलिंग तोड़ दी गई है। आप देखिए बुद्ध शांति उपवन की हालत देखिए, उससे लगी शारदा नहर की स्थिति देखिए, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। तो इन स्मारकों के शिलान्यास क्यों नहीं, इन स्मारकों के साथ क्यों नहीं रखरखाव किया जाता? नए उद्घाटनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नए शिलान्यासों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो भी तब जब चुनाव बताइए कि लाखों सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, जहां इस समाज के लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी समाज के जो IAS, IPS, PCS, PPS दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनको अच्छी तैनाती क्यों नहीं दी जाती? आप बताएं मुझे। ब्रजेश जी, और अगर मैं गलत हूं तो मेरी निंदा करिए। ब्रजेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने कहा कि IAS, IPS, आप IAS, IPS छोड़िए, यूपी के 75 जिलों के 1526 थानों में मात्र 31 थानाध्यक्ष हैं, मात्र 31 जो दलित समाज से आते हैं। उनकी भी तबादले कर करके उनको 3 महीने से ज्यादा किसी थाने पर रोका नहीं जाता। जबकि आप सवर्ण जाति के उनको देखिए तो वो 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल काट रहे हैं, 3-3 साल से ऊपर काट रहे हैं एक थानाध्यक्ष एक ही थाने। निर्मल साहब तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, मतलब देखिए यही मैंने कहा ना कि लालजी निर्मल साहब के साथ मैं भी बड़ा चिंतित हूं कि आपने इनको दलित चिंतक के रूप में जोड़ा, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करने लगे। अरे पहले बहुत लड़ते थे, ये आपको पता है। ये जुझारू थे, हम इनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन ये बीजेपी की दी हुई जो मलाई है, ये मलाई बड़ा नुकसानदायक है। कौन सी मलाई है? गाड़ी मिली हुई है और क्या है? देखिए ब्रजेश जी, यही पद है, यही दलित समाज इसी भ्रम में बार बार फंस जाता है। कभी हिंदू से थैंक यू, शुक्रिया आपका। बीरेन जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, मुझे आप बताइए कि पिछले 2 दिनों से इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि दलित समाज का इस बार क्या पैटर्न होगा वोटिंग का, दलित समाज की क्या हिस्सेदारी होगी। तो क्या दलित समाज को 4.5 साल में मौजूदा सरकार में वो हक और हुकूक, सम्मान, वो पोजीशनिंग मिली जिसकी वो हकदार थी, या अब बीजेपी को लगता है कि ये सब करके जो आज किया गया सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास, एक बार फिर इस समाज को अपनी तरफ बहलाया फुसलाया जा सकता है? देखिए, बीजेपी ने आज राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास तो कराया है और एक मैसेज देने की कोशिश तो की है चुनाव से पहले। जैसे लखनऊ में परिवर्तन चौक बना है, उसी तरह से ये एक केंद्र बनाया जाएगा ऐशबाग में। अब इसकी शुरुआती रूपरेखा जो आई है, लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी कभी दलितों की पार्टी नहीं रही है। मायावती भी दलितों की एक छत्र नेता रही हैं पूरे देश में, आप कह सकते हो। उत्तर प्रदेश में तो सरकार में रही 4-4 बार मुख्यमंत्री। ये जरूर है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो उन्होंने दलितों को अपनी ओर थोड़ा थोड़ा मोड़ने की कोशिश की। मुफ्त अनाज योजना दिया, कुछ पैसे दिए और तमाम सारी स्कीम उनके लिए केंद्र सरकार ने चलाई। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि SC/ST एक्ट जो कानून पास हुआ, उसको लेकर तमाम विरोधाभास के बावजूद सवर्ण समाज ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा और दलितों का प्रेम भी भाजपा की ओर बढ़ा। ये बात आप महसूस करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इन्होंने जो भुनाया है, इन्होंने सारा चना दिल्ली का भुनाया है। न इनके पास अपना चावल है भुनाने के लिए, न चना। तो ये तो खाली मोदी के करिश्मे को भुनाते रहे हैं। आज रामनाथ कोविंद के हाथों उद्घाटन कराया, राष्ट्रपति के हाथों देश के, ये भी एक मौका आया। लेकिन बड़ी हैरत होती है कि जब बीजेपी ये कहती है कि हम दलितों के बड़े हितैषी हैं। मायावती को बीजेपी दौलत की बेटी कहती थी और उनके द्वारा बनाए गए स्मारकों को
बीजेपी ये कहकर खिल्ली उड़ाती थी कि इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया, जनता का पैसा लूट लिया गया। आज मायावती के बनाए हुए स्मारक टूट रहे, फूट रहे हैं, ताला बंद है, वो स्मारक कोई आमदनी नहीं दे पा रहे हैं। हजारों नौकरियां वहां थी, उनकी नौकरियां चली गई, तमाम लोगों के वेतन नहीं मिलते हैं। कैसी दलित चिंतक और कैसी दलित हितैषी सरकारें हैं, ये आप अंदाजा लगाइए। लेकिन जो दलितों की दुर्दशा है, मायावती तो कहती है कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। अंबेडकर हितैषी होने का, दलित हितैषी होने का, चुनाव आया है तो अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। पर वो खुद अपने बयानों में बीजेपी के नजदीक दिखती हैं। वो तो चुनाव बाद, अभी पहले की उम्मीद कम है। देखिए एक चीज जान लीजिए, यूपी में बीजेपी की चिंता ब्राह्मणों को मनाने की है, दलितों पे उसका ज्यादा फोकस है नहीं। ये बीच बीच में एक आध कार्यक्रम वो करती रहेगी। पंडित जी लोग नाराज हैं, पंडितों को मनाने में लगी है, क्योंकि कई इनकाउंटर के बाद ये मैसेज जाने लगा और ब्राह्मण नाराज होने लगा। असली सच्चाई ये है। बाकी ये पहले इनका कुछ नेता आ रहे थे कि हम दलितों के घर भोजन करेंगे, अब वो भी बंद हो गया। और जिसके घर भोजन किए थे उसके यहाँ पता नहीं चूल्हा जल रहा है कि नहीं, अब ये भी देखने वाला कोई आज नहीं है। तो हाथरस का मामला भी आप चर्चा में ले लीजिए, वहाँ भी पूरे देश और दुनिया में उठा वो मामला, वो भी यूपी से रहा। अब आज अभी सुन रहा था मैं कि साहब वो लंदन में स्मारक बिक रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उसको चिंता की, और जो यहाँ पर मूर्ति टूट रही, गला टूट रहा है, उंगली टूट रही है, पैर तोड़ दे रहे हैं, ओके चिंता कौन करेगा? उसकी नहीं करते ये। अंबेडकर की तमाम मूर्तियां लगी थी, तमाम दलितों महापुरुषों की मूर्तियां मायावती ने लगवाई थी, जनता के पैसे से लग गई तो लग गई, अब उसका रखरखाव देखभाल तो करना चाहिए था। लेकिन भाई अब वही है कि भाई जिसकी सरकार, देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी पंचायत चुनाव में हार गई है, उसका वोट बैंक खिसका है, दलितों में और ओबीसी में उसको डर सता रहा है। तो ये एक नया मामला आया है सामने। ये विधानसभा चुनाव की भरपाई और तैयारी दोनों आप कह सकते हैं जी, क्योंकि जमीन इनकी खिसक गई है। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि 5 साल की जो सरकार होती है उसमें राजनीतिक दल चाहे जितना तिकड़म कर ले, रणनीति बना ले, न्याय प्रकृति करती है और जनता करती है। राजा को रंग और रंग को राजा, ये प्रकृति भी बनाती है और जनता भी बनाती है लोकतंत्र में। तो ये वक्त जब बदलेगा तो तमाम आपकी चालाकी धरी रह जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है जी। अच्छा, दलितों के लिए मायावती की समय का काल स्वर्णिम काल कह सकते हैं आप, तमाम सारे लोग मानते हैं, क्योंकि ये स्मारक लखनऊ, नोएडा और तमाम जगह पे उन्होंने बनवाया। आज लखनऊ की शोभा है उससे, तमाम लोग कहते हैं बड़ा विकास हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हम शिलान्यास कर रहे हैं, विकास करेंगे। अब विकास तो फिर 1-2 साल बाद ही दिख पाएगा, उससे पहले तो दिखेगा नहीं। और एक विकास की चर्चा होती है, उस पर कहना ज़्यादा ठीक नहीं है। अंबेडकर ने देश को एक संविधान दिया, उन्होंने सबको बराबरी का हक दिया, और सारे राजनीतिक दल उन्हें अपने अपनी तरह से भुनाते हैं। अब जिसकी सत्ता रहती है उसके यहाँ भीड़ तो ज़्यादा जुटती है, स्वाभाविक है। लेकिन मायावती का जो वोट बैंक है वो अपने आप टिका हुआ है, तो वो अंबेडकर के दम पर है कि दलितों के दम पर है, और दलितों की सर्वमान्य नेता वो हैं। ये सब लोग अपना अपना आकलन करें, मंथन करें। बहरहाल जी, प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है कि उत्थान, विकास और पतन, ये 3 चीज़ें होती हैं, और हर युग में हुआ है। तो दलित जो दबे कुचले थे वो भी ऊपर आए हैं, आरक्षण की व्यवस्था से आए हैं। और देखिए बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में आप कह सकते हैं कि उनको अधिकतम सम्मान हासिल है।
अब योगी की सरकार में क्या है ये तो निर्मल जी जानते होंगे। निर्मल जी सचिवालय सेवा के अधिकारी थे, आप लोग जानिए। ये रिटायर हो गए, अंबेडकर महासभा चलाते थे ये हजरतगंज में, फिर बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ने उनको सम्मान दिया, उनको नेता बना दिया, मंत्री बना दिया। तो अगर वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। बहरहाल अंबेडकर ने कहा कि जात पात से ऊपर उठकर आओ, नई शुरुआत करें, बेहतर माहौल बनाने की खातिर मिलकर समाज सुधार करें। लेकिन हमारे यहाँ नेता क्या करते हैं और सरकारें क्या करती हैं कि नेता वह है जो समाज का सुधार करे और वह नहीं जो खुद का ही प्रचार करे। और चुनाव आए तो बन जाएं आप मसीहा और चुनाव के बाद जनता पर अत्याचार करें। चुनाव में बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, हमेशा दूसरे दल की खिड़की में झांकते हैं। समाज सुधार की नेताओं से उम्मीद मत रखो, या तो समाज यही है जो समाज को दलदल में झोंकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी मिश्रा जी को स्क्रीन पर लिया जाए। ओपी मिश्रा जी, अब 4.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है। दलित समाज आपसे जानना चाहता है कि आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलित समाज के हित में क्या काम किए हैं। देखिए विजय जी, हम जितनी बातें कर रहे हैं मैं लगातार देख रहा हूं, हम जाति विशेष और किसी एक वर्ग के विशेष के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस वर्ग पे जाऊं जो 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 पूरा सुधार हुआ है, जो एक पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में गई है, आज मैं आपको 4 चीज गिनाना चाहता हूं। बस मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमने दलितों के लिए लगातार काम किया है। मैं सिर्फ आपको इतनी बात बताना चाहूंगा ब्रजेश जी कि आज उत्तर प्रदेश के सभी दलितों के पास बैंक अकाउंट है, सबके पास आवास है, शौचालय है, उनको भोजन है, उनको बिजली है। ये सरकार, ये जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन से क्या होगा? वो पूरा समाज, वो समाज या व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं जाएंगी। वो सुविधाएं अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने दिया है। ये सारी सुविधाएं हमने उन तक पहुंचाई है और वास्तविक रूप में पहुंचाई है। अगर अभी यहाँ एक मुसहर समाज की बात हो रही थी, अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो वो पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। वो सरकार बनने से पहले भी काम करते थे और सरकार बनने के बाद लगातार, अगर मुसहर जाति के विकास में किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है वो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। आपको याद होगा कि इस समाज का विकास करते रहे। आपको याद होगा हाथरस कांड। मैं आपको हाथरस की घटना याद दिलाना चाहता हूँ। वो घटना पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते हैं। क्या आपको पता है कि हाथरस के पीड़ित परिवार को आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, 1 इंच जमीन नहीं दी, एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। आपको पता है कि वो परिवार, वाल्मीकि समाज का वो परिवार कितने दुख, मुसीबत, कठिनाई, विपत्ति, गरीबी में है। देखिए हाथरस की घटना के संदर्भ में एसआईटी गठित हुई, बाद में फिर सीबीआई ने इसके टर्म किया। उस परिवार को पूरा न्याय मिलेगा, उसकी पूरी जांच चल रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी, जैसे दाने दाने को वो परिवार मोहताज है और आप उस परिवार को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। उसको पूरी सुरक्षा दी गई है, उसको पूरी सुरक्षा दी गई है। अरे भोजन के लिए कुछ नहीं है उनके पास। भोजन की भी व्यवस्था है। जैसे आपको किसने कह दिया कि वो दाने? मैंने उस परिवार से कल ही बात की है और उनका परिवार का ये कहना है कि उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। 1 रुपया दाने दाने को मोहताज नहीं है। आपने पहुंचाया है कुछ? मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबकी चिंता करते हैं। कहाँ चिंता की? सबकी चिंता कहाँ चिंता किया? मंडल में होंगे। आप मुझे बताइए कि 1 रुपया भी मुआवजा क्यों नहीं दिया? मुझे इतना बता दो। 1 रुपया मुआवजे की बात नहीं है। उस परिवार की पूरी चिंता सरकार, एक भी सरकारी नौकरी उस विभाग को क्यों नहीं, उस परिवार को क्यों नहीं मिली? परिवार की पूरी चिंता कर रही है, उस परिवार को पूरा सुरक्षा दे रही है, उस परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। सुरक्षा आप नहीं दे रहे, भारत का सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको सिक्योरिटी है, कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। परिवार भूखा नहीं है। उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है। ओके, मैं उस दलित परिवार से आगे उठ के बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में कोई मेरी मशवरा है आपको, आप या आपका जिला अधिकारी, आपकी सरकार का या आपके सरकार के किसी अधिकारी को भेजिए उनके घर और उनके घर के हालात आप एक बारी दिखवाइए, आपका कलेजा दहल जाएगा। मेरी आपको यही सलाह है। राजपाल कश्यप जी को मैं जोड़ना चाहता हूँ। कश्यप जी, क्या कारण है कि जब हक और हुकूक देने की बात आती है तो मैं हाथरस पीड़ित परिवार के बारे में बात करना चाहता हूँ। उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला?
उनको अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिला, उनको अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली, उनको जमीन क्यों नहीं मिली, उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। और आप लोग भी चुनाव उस वक्त, घटना के वक्त तो बहुत प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों ने भी कभी आवाज नहीं उठाई। देखिए ब्रजेश जी, वो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई और जिसमें पूरा देश ने देखा कि बीजेपी का क्या रोल था और बीजेपी की सरकार का क्या रोल था और इनके सरकारी अधिकारी अमले का क्या रोल था। और वो तो आप जैसे टीवी चैनलों ने अगर उसको दिखाया ना होता तो उसको कोई न्याय मिलने वाला नहीं था। उसके तो पीछे के षड्यंत्र को भी सब देश ने तो वहाँ घटना स्थल पे जब जांच चल जाने थे उन पे तक हमला करने को तैयार थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया वो भी ओपी मिश्रा जी, एक एक करके हम लोग बोलेंगे तो हम लोग सबके पक्ष को सुन पाएंगे। आपने मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, आपने मैंने किसी को बोलने नहीं दिया, आप दूसरों को बोलने दें। जी जी कश्यप जी बोलिए। ब्रजेश जी, कहीं न कहीं उसमें मुख्यमंत्री के जात के लोग थे, चाहे वो भर्ती इन्होंने की, चाहे बांदा विश्वविद्यालय में भर्ती की, उसमें भी मुख्यमंत्री के जात के लोग 15 में से 11 लोग भर्ती हो गए। क्या कार्रवाई हुई? आप कुलपति कितने दलित बना दिए आपने, कलेक्टर कितने दलित बना दिए आपने, कितने दलित बैकवर्डों को कलेक्टर बनाया है, कप्तान बनाया है, कोतवाल बनाया है। आप झूठी बातें मत करो, आप दलित विरोधी हो, पिछड़े विरोधी हो, आप संविधान विरोधी हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, संविधान विरोधी हो, दलित विरोधी हो, पिछड़ा विरोधी हो। आपने दलितों पिछड़ों के हक अधिकार को छीना है। आप क्यों नहीं वैकेंसियां घोषित करते, क्यों भर्ती नहीं कर रहे हो, क्यों अपने जात के लोगों को भर रहे हो? मुख्यमंत्री के जात के लोग 70% थानों में हैं। आप बताइए किसी जाति विशेष को संरक्षण नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश। थैंक यू झगड़ा मत करें, एक सेकंड रुकें। धर्मवीर चौधरी जी को लाया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद। ये झगड़े का वक्त नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया धन्यवाद। पिछड़े बदला लेंगे, 22 में बदला लेंगे। अरे हो गया, थैंक यू। ऐसे मत लड़िए। दलित विरोध का सबसे बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी। थैंक यू। धर्मवीर जी को लाया जाए, स्क्रीन पे सबकी आवाज बंद की जाए। आप लोग मान जाइए, प्लीज मान जाइए, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी आप सबकी। समय मत बर्बाद करिए, इन सबकी आवाज बंद करिए। सिर्फ धर्मवीर चौधरी जी बोलेंगे। धर्मवीर जी, मायावती जी ने आज ट्वीट किया और कहा कि 4.5 साल तो दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया, अब सांस्कृतिक केंद्र खोलकर नाटक किया जा रहा है। इस आरोप का मतलब? नहीं, इस आरोप का मतलब ब्रजेश जी क्लियर है। आज 97% दलितों के पास में 1 इंच भी जमीन नहीं है। और 4.5 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए क्या किया? माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल भी डबल कार्यकाल पूरा होने को है। आज जो है दलित उत्पीड़ित है, आज जो है बहन जी के शासन में बनाए हुए स्मारक टूट फूट में जा रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? और अगर ये दलितों के इतने ही हितैषी हैं तो मान्यवर साहब को भारत रत्न दे बीजेपी की सरकार, हम इनका समर्थन करेंगे। आज ये घोषणा करें कि 2024 में हम प्रधानमंत्री के पद पर दलित समाज का व्यक्ति बैठाएंगे, हम इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। घड़ियाली आंसू और ये जो थैंक यू सुचि विश्वास जी, ओके शुक्रिया, ओके थैंक यू। डाउन करिए। ओके सुचि विश्वास जी, आप मुझे बताइए कि दलित समाज अब सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, अगर वो हिस्सा मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है? थैंक यू धर्मवीर जी, आपका टाइम पूरा हो चुका। थैंक यू धर्मवीर जी, शुक्रिया। सुचि जी गो अहेड। देखिए, आपने हाथरस की घटना का जिक्र किया। जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी हाथरस पीड़िता से मिलना चाहती थी, हम 22 में उखाड़कर, अरे थैंक यू बहन कुमारी हो गया भाई साहब, 5वीं बार आप थोड़ा सा सपोर्ट करो। रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ। हमारा टाइम पूरा होगा। थैंक यू। ओके, तो जब मैंने टाइम ये वाली बात कही थी आपकी कि डिबेट में टाइम हो गया, आप उसका बुरा मान गए। सुचि जी बोलिए। जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हाथरस पीड़िता से मिलना चाहा तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हजारों पुलिस वाले राह में तैनात कर दिए। हर संभव प्रयास किया कि राहुल जी, प्रियंका जी हाथरस पीड़िता से ना मिल सकें। और तो और इनको हाथरस की बेटी के साथ इतनी क्यों नाराजगी क्यों है इनकी?
नहीं, नाराजगी है, मैंने कहा ना। देखिए, मुझे स्पष्ट करने दीजिए, 70 साल बिना अवरोध के, अब बिना अवरोध के पूरा करने दीजिए। कांग्रेस के भाई साहब, आप इतने चार्ज क्यों हैं भाई साहब? बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका था। थैंक यू, एक सेकंड, सिर्फ सुची जी बोलेंगी। थैंक यू, इनकी आवाज बंद करिए, सुची जी बोलेंगी। धर्मवीर जी, आप डिबेट का डिसिप्लिन नहीं समझ रहे हैं, प्लीज, आई एम सॉरी। यस, सुची जी बोलिए आप। योगी जी की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, केन चलाया, उसके बावजूद भी राहुल जी, प्रियंका जी परिवार से मिले, संवेदना, ये न्याय क्यों नहीं देना चाहते, मैं ये नहीं समझ। उन्हें जो भी कुछ आर्थिक सहायता थोड़ी कर सकते थे, क्योंकि सम्मान अमूल्य होता है, उसको अर्थ से हम नहीं तोल सकते। चाहे वो निर्भया के भाई का अपॉइंटमेंट रहा हो, चाहे हाथरस में रहा हो, चाहे सोनभद्र के उम्भा में श्रीमती प्रियंका जी खड़ी रही हो, धरातल पर कांग्रेस ने आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और 70 वर्षों में भी विभिन्न लॉज के माध्यम से सशक्त किया दलित समाज को। निर्मल साहब, आप कुछ मेंशन करना चाह रहे थे। अरे भाई साहब, क्या हो गया आज आपको? धर्मवीर जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सिर्फ निर्मल साहब बोलेंगे। निर्मल जी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे उस वक्त डिबेट के बीच में, अब आप अपनी बात कहें। मैं राज्यपाल कश्यप की बात का जवाब देना चाह रहा था। आप इनसे नाराज हैं? नहीं, मैं जवाब ये देना चाह रहा था कि भाई कश्यप जी, आपने 3 लाख दलित कर्मचारियों का रिवर्सन करा दिया, पार्लियामेंट में दलितों का बिल फाड़ दिया। जब आप सत्ता में आए उसी दिन जितने भी दलित महत्वपूर्ण विभागों में थे उन सबको हटवा दिया आपने, A to Z। यहाँ तक कि पहली बार उत्तर प्रदेश सचिवालय में दलित अधिकारियों को हटाया गया था, सचिवालय में कभी नहीं हुआ। जाति आधार पे इस प्रकार से आपने कृत्य किया। आपने अंबेडकर के नाम पे बने हुए स्थलों का नाम बदल दिया। संत रविदास नगर का नाम आपने रविदास हटा दिया। आपने कांशी राम के नाम पे बने उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय से कांशी राम हटा दिया। इतना दलित विरोध, दलितों के जमीन पे आपने कब्जा करवाया। 20 सेकंड आपके पास है राज्यपाल कश्यप जी। आरक्षण लागू करोगे कि नहीं करोगे? अरे भाई, आरक्षण का बिल आपने फाड़ दिया, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने आज तक माफी नहीं मांगी। आप बताओ किस मुंह से बात कर रहे हो? आप दलित दिवाली बनाने की बात कर रहे हैं। माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, दलित विरोध के सबसे बड़े चेहरे हैं, दलित विरोध के सबसे बड़े चेहरे हैं। आज भी आप आरक्षण के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, आप अम्बेडकर के विरोधी हैं। आपका नेता आजम खान माफिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माफिया कहता है। आप दलितों के हत्यारे हैं। दलित आपके साथ कभी नहीं जा सकता। भारत की राजनीति के सबसे बड़े दलित। थैंक यू, शांत करिए और विशाल जी को स्क्रीन पर लाइए। आवाज बंद करिए, झगड़ा कर रहे हैं ये लोग। थैंक यू, शुक्रिया विशाल जी। आप जातिवाद करते हैं। ओके, विशाल जी, थैंक यू। राज्यपाल जी की आवाज बंद कर दी जाए, थैंक यू। देखिए, झगड़ा करने के लिए मैंने नहीं बुलाया, मैं अपने दलित भाई बहनों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए डिबेट बुलाया हूँ। विशाल जी, आप मुझे बताइए, क्या सत्ता में हिस्सेदारी मांगना गलत है? क्या वो राजनीतिक बात है? देखिए, सत्ता की चाबी कभी भी बीजेपी या राजनीतिक पार्टियां, जो दलित विरोधी पार्टियां हैं, मैं तो फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियों को संदेश दे रहा हूं, जब तक सत्ता की चाबी दलित समाज के हाथ में नहीं आएगी, वो अपने हक हुकूक के लिए अब जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जैसे आपने हाथरस की घटना का जिक्र किया, लखनऊ में एक, अरे मेरा कलेजा रोता है जब मैं उस परिवार से बात करता हूं। मैं इनको पता नहीं होगा, मैं हर महीने उनकी फैमिली से बात करता हूं। इसीलिए मैं इस प्रकरण को भी ध्यान में लाना चाहता हूं। एक सवर्ण समाज के व्यक्ति की यहाँ पंकज की हत्या हुई थी जब लखनऊ में, तो उसके परिवार को 5 करोड़ रुपया मुआवजा और उसके परिवार की पत्नी को ओएसडी की नौकरी तक दी गई थी। जबकि उस बेटी के, जिसके लिए पूरा भारत लड़ा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुरक्षा की व्यवस्था दी, उसके लिए भी इनके मन में कोई श्रद्धा या भावना नहीं है। आज ओपी मिश्रा जी कहते हैं कि हर दलित का पेट भरा हुआ है, डॉक्टर नाली इनवर कहते हैं मैं दलित के घर में खाना खाता हूं। आप एक जाति का नाम लेकर पूरे दलितों की बात करते हैं। बहुजन समाज की 6743 के घर जातियों के घर पे आपने कभी खाना खाया? कभी आप कंजर कुचबंदिया समाज के घर खाना खाया? कभी आप शिल्पकार समाज की? बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट का टाइम समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कोई राजनीतिक समाधान जरूर निकलेगा। दलित कोई वोट बैंक नहीं है, दलित कोई राजनीतिक औजार नहीं है। ये एक संवैधानिक तौर पर जागृत समाज है जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना जानता है। धन्यवाद, नमस्कार।